गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, जिसका कि नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, ब्रिटिशर्स जब आए तब इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या रही, वो हमने इसके पहले देखा था। फर्स्ट टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, जो कि था एग्रीकल्चर सेक्टर। उस वीडियो में या उस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के आने के बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का डिक्लाइन हुआ था। क्यों? एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हुई, जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट था वो कम हुआ, वो सब के रीजन हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा रहा, किन किन सेक्टर्स में इंक्रीज हुआ और किन किन सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज के मामले में इंडिया में डिक्लाइन रहा। रीजन पढ़ेंगे हम कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो इतना पूरा वर्ल्ड में फेमस था वो क्यों डिक्लाइन हो गया था, क्या रीजन रहा उसका डिक्लाइन होने का, वो रीजन पढ़ेंगे हम, और पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर। Industrial sector. Industrial revolution in Britain played quite significant role in changing face of industrial sector in India. Swift technological changes put forth the Britishers to adopt anti-colonial and industrial and commercial policies. The reason behind the same was clear that they had new technologies of mass production and less per unit cost, but they did not have sufficient supplies of raw material. Moreover, they wanted to develop their colonies as market for selling finished goods manufactured in their country. तो स्टूडेंट्स, इंडिया में इंडस्ट्रियल चेंज का यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज आने के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन में आया था उसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि उनके देश के सामान सभी जगह बिके, यानी कि वो अपने देश से बने हुए सामान को पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करना चाहते थे। वो ये भी चाहते थे कि उनका जो कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन है, यानी कि एक कोई सामान को बनाने में जो कीमत उनको लगती है वो कीमत कम से कम लगे। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनके देश में से सामान कम से कम कीमत में बने और वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर मार्केट में यानी कि पूरे वर्ल्ड में सेल कर सके। लाइक एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। इवन इंडियाज वर्ल्ड फेमस कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वैनिश्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब इंडिया में एग्रीकल्चर जैसा डेवलप हुआ वैसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसका रीज़न ये है कि ब्रिटिशर्स ने आकर जो हमारे देश का फेमस था कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उसको भी ख़त्म कर दिया। वैनिश यानी ख़त्म करना, विनाश करना। तो जो प्रोसेस थी स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, उसको हम अलग अलग पॉइंट्स में समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर इज़ पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। The primary objective of the colonial government behind the policy of systematically deindustrialization India was twofold. तो स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स का जो ऑब्जेक्टिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो टूफोल्ड था। टूफोल्ड क्या था वो हम समझेंगे आगे। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है हमको टूफोल्ड ऑब्जेक्टिव। टूफोल्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टूफोल्ड ऑब्जेक्टिव में देखिए फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि टू कवर इंडिया इनटू अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द कमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। इन अदर वर्ड्स, टू रिड्यूस इंडिया टू अ स्टेटस ऑफ मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था
कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो इंडस्ट्रीज़ ब्रिटेन में डेवलप हो रही है, इंडिया सिर्फ और सिर्फ उस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का सप्लायर बन जाए। यानी कि ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि इंडिया से फाइनल प्रोडक्ट बन के जाए, ब्रिटिशर्स बस ये चाहते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल पहुँचे और वो रॉ मटेरियल को वो लोग अपने देश में यानी ब्रिटेन में बनाकर उसको वापस से इंग्लैंड में उसी सामान को सेल करें, इंडिया में सेल करें। थर्ड पॉइंट देखेंगे, टू प्रमोट इंडिया एज अ मार्केट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर दोज इंडस्ट्रीज। इंडिया को प्रमोट करना चाहते थे ब्रिटिशर्स कि इंडिया क्या बन जाए, इंडिया सिर्फ और सिर्फ उनके देश के सामान का एक मार्केट बन जाए। इन अदर वर्ड्स, टू टर्न इंडिया इनटू अ स्पर्लिंग market for a finished products of those industries so that their continued expansion could be ensured to maximum advantage of their home country। सिंपल लैंग्वेज समझेंगे तो क्या है कि इंडिया, वो लोग चाहते थे कि इंडिया उनके देश में बनने वाले सामान का मार्केट बने, यानी कि उनके देश में बनाए वो लोग सामान को और हमारे देश में उसी सामान को सेल करें, ऐसा ब्रिटिशर्स चाहते थे। सेकेंड पॉइंट आता है उसके बाद में, इस डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स ने बहुत सोच समझ के जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय किया, बहुत सोच समझ के उन्होंने प्लानिंग करके किया। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें इस प्री प्लान डिस्ट्रक्शन। ब्रिटिशर्स का जो डिस्ट्रक्शन था वो क्या था, प्री प्लान था, यानी कि पहले से ब्रिटिशर्स ने सब कुछ प्लानिंग करके रखा हुआ था। Pre-planned destruction was massive. The massive destruction of Indian handicraft industry was on vast scale and pre-planned. These industries could not compete with the cheaper machine-made British product. तो एक प्लान तरीके से सोची समझे साजिश की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। उन लोगों ने क्या किया, वो लोग ये चाहते थे कि इंडिया के जो सामान है वो सामान उनके यानी कि ब्रिटिशर्स के मशीन मेड प्रोडक्ट के बराबरी नहीं कर सकते, इस तरीके से उन्होंने बात को फैला दिया। सेकेंड पॉइंट है डिसअपियरेंस ऑफ रॉयल फैमिलीज। Disappearance of royal families became crucial for handicraft industry because they were the protectors of such work at that time। अब क्या होने लगा कि जो रॉयल फैमिलीज थी यानी जो राजाओं के परिवार थे वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग गए। जब राजाओं के परिवार ख़त्म होने लगे, डिसअपियर होने लगे, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था वो भी धीरे धीरे करके कम होने लग गया था। थर्ड पॉइंट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज massive unemployment। The decline of the indigenous handicraft industry created massive unemployment in India। It also created a situation of back to the land movement। Since alternative sources of employment were not there, the unemployed craftsmen shifted back to agriculture। In 1901, around 68% of working population depending on agriculture, the proportion of which raised up to 72% in 1931। अब क्या होने लगा कि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होने लग गई, तब जब लोगों को उसमें फ़ायदा ही नहीं लग रहा था, कि लोगों को उसमें नुकसान हो रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करना बंद कर दिया। अब जितने भी लोग थे उनको पैसा तो कमाना पड़ेगा, तो पैसा कमाने के लिए वो लोग क्या करने लगे, वापस से एग्रीकल्चर का काम करने लगे। तो एक एस्टीमेट ये बताता है कि जितने भी क्राफ्टमैन थे वो सारे लोग अपना अपना वर्क छोड़ के जब एग्रीकल्चर में आ गए, तो 1901 में यानी 1901 में 68% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पर थे डिपेंडेंट। वही चीज़ 30 ईयर्स के बाद में यानी 1931 में क्या हो गई, 72% हो गई। यानी 30 सालों के अंदर में, 30 सालों के बीच में जो लोग वर्क करते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, वो सब वर्क बंद करके कहाँ आ गए, एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का इज इंक्रीज इन इम्पोर्ट। The decline of indigenous handicraft industry created a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods। अब जो डिक्लाइन हो रहा था यानी जो कमी आ रही थी इंडियन मार्केट में,
वो क्या होने लगी, बहुत ज़्यादा होने लग गई। जो इंडियन लोकल सामान के जो सप्लाई करते थे वो सभी क्या हो गए, बहुत ज़्यादा नुकसान में आ गए। दिस डिमांड वॉज प्रॉफिटेबली मेट बाय द इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ये जो और नुकसान हो रहा था, ये नुकसान और बढ़ गया कब से, जब से कि जहाँ से ब्रिटेन से सामान इंपोर्ट होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है इस रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन प्रोडक्ट। ब्रिटिशर्स वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर cotton textile industry, hence they imposed heavy import duty upon the product that were imported from India. Moreover, they banned some cotton and textile product imported from India. The finished cotton product imported in India were either duty free or had minimal import duty. They imposed 5% excise duty on the cotton industry to make indigenous product expensive. Specific restrictions were imposed on Indian and foreign ship transporting to Britain, whereas British ships were exempted. अब क्या होने लगा, बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि उनकी कॉटन इंडस्ट्री जो है वो फ़ायदे में रहे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया से जो सामान आ रहे थे उस पर लगा दी। यानी कि ऐसे सामान जो कि हमारे देश से जा रहा था उस सामान को फ्री कर दिया, और जो वहाँ से आ रहा था वो सामान पे ड्यूटी लगा दी। इससे क्या होने लगा, हमारे देश में बहुत ज़्यादा पैसा वो हो गया, प्रॉब्लमेटिक आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इस स्लो प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में बन रही थी उसका जो प्रोसेस था, प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का, वो बहुत ही स्लो था। इसका रीज़न ये है कि इन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था। ब्रिटिशर्स जो थे वो रॉ मटेरियल हमारे देश में से ज़्यादा बनवाते थे। अगर नहीं बनाते थे फार्मर्स तो उनसे ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें ग्रो करवाई जाती थी जो कि ब्रिटिशर्स के लिए फ़ायदा पहुँचाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें डेवलपमेंट ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल। ब्रिटिशर्स जो थे वो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादातर इंडियन फार्मर्स से ऐसी चीज़ें ग्रो करवाते थे जो कि उनको यानी कि ब्रिटिशर्स को फ़ायदा पहुंचाए। जैसे कि कॉटन और जूट ये ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करवाया जाता था, ग्रो करवाया जाता था। तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे सिर्फ़ और सिर्फ कि उनको फ़ायदा पहुंचे, यानी कि उनके सामान ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। इंडियन लोगों के लिए ग्रोथ की, डेवलपमेंट की चांसेस बहुत ही कम थे। तो कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल जो थी उनका डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा करवाया। डेवलपमेंट हुआ आयरन और स्टील इंडस्ट्री के मामले में। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी वो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आगे बढ़ने लगी। 1907 में फर्स्ट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहा जाता है, वो जमशेदपुर बिहार में सेटअप की गई थी। अदर इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे तो अ फ्यू ऑफ अदर इंडस्ट्रीज़ इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में इंडिया में डेवलपमेंट होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। अब हमारे देश में कैपिटल गुड्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। कैपिटल गुड्स की कमी थी तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहे। यानी कि ब्रिटिशर्स अपने देश में से यानी ब्रिटेन से इंडिया को फ्री नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडियन लोग जो है वो डिपेंडेंट रहे ब्रिटिशर्स के ऊपर, ताकि उनके पास कैपिटल गुड्स आ सके और हैवी इक्विपमेंट्स आ सके। कैपिटल गुड्स क्या होता है बेटा, तो ऐसे सामान जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए काम आते हैं। जैसे मशीन है तो मशीन में काम आने वाले जो नट बोल्ट होंगे या जो सामान जो कि मशीन को सही करते हैं, मान लो कोई ख़राबी आ गई तो मशीन को सही भी करना पड़ेगा। तो ऐसे इक्विपमेंट्स क्या कहलाते हैं, कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। यहाँ पे साइड में आपको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री दिख रही है, तो यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ साइड में नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन, टूल, इक्विपमेंट एक्सेट्रा विच इन टर्न आर यूज्ड फॉर आर्टिकल्स गुड्स फॉर करंट कंजम्पशन। जो इन मशीन या इंडस्ट्री के काम आने वाले सामान बनाती है वो कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे देश में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री बहुत ही कम थी, तो वो उनके देश से हमारे देश में कैपिटल गुड्स को बहुत ज़्यादा हैवी प्राइसेस में पहुंचाते थे। नेक्स्ट इज लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी।
जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो था नया इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो बहुत ही कम था। कम इसलिए था क्योंकि डेवलपमेंट नहीं था। जब डेवलपमेंट ही नहीं था तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बहुत ही लिमिटेड था, कम था, लो था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन फॉर द पब्लिक सेक्टर। ये भी एक रीज़न रहा ड्रॉबैक का। द पब्लिक सेक्टर जो था वो कहाँ तक था, तो लिमिटेड था सिर्फ और सिर्फ रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट या कुछ डिपार्टमेंट्स में। यानी सरकारी जो चीज़ें थी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को फ़ायदा पहुंचाने वाली थी, बाकी इंडियन लोगों को फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं पहुंचा रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के डिक्लाइन होने के। ये पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है, इसकी डिटेल स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप सारे बच्चों ने ये टॉपिक ध्यान से सुना होगा। थैंक यू।